So today we will discuss about HMP shunt. इसे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं और या फिर इसे फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कह सकते हैं। तो ये एक ऑल्टरनेटिव पाथवे होता है ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल के लिए। तो इसमें ये साइटोसोल में होता है मेन, ठीक। तो बेसिकली ये साइटोसोल में होता है। तो इसमें जो है दो चीज़ों की सिंथेसिस होती है, पेंटोसिस की और एनएडीपीएच की। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, वो एक हेक्सोस है, मतलब वो एक हेक्सोस शुगर है, 6 कार्बन है। तो उससे पेंटोस की सिंथेसिस होती है और इन टर्न उसमें एनएडीपीएच भी बनता है और साथ में डी कार्बोक्सिलेशन होती है, क्योंकि 6 कार्बन से एक कार्बन डी कार्बोक्सिलेशन से निकल सकते हैं, तो उससे पेंटोस की सिंथेसिस होती है। तो इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि हमें पेंटोस शुगर्स मिलेंगी। अब पेंटोस शुगर से हम क्या कर सकते हैं? डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर दे सकते हैं, आरएनए में राइबोस शुगर दे सकते हैं। तो मतलब डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प होती है। और भी कई न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं जैसे एटीपी, एनएडी, एफएडी, इनकी भी सिंथेसिस कराई जा सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमें इससे मिलता है एनएडीपीएच। एनएडीपीएच के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, जैसे रिडक्टिव बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है। और जैसे कॉर्टिसोल वगैरह ये सारे स्टेरॉइड्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड में बनते हैं। और भी बहुत सारे स्टेरॉइड्स होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में बनता है। तो ये बहुत सारे ऐसे मतलब ऑर्गन्स में, टिश्यूज में पाया जाता है जहाँ पे लाइपोजेनेसिस बहुत हो रही होती है। तो लाइपोजेनेसिस जैसे एडिपोज टिश्यू में होती है, एडिपोज टिश्यू में लिपिड्स बनते हैं ना, लिवर में होती है, एड्रिनल ग्लैंड में, टेस्टिस में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल है हमारे बॉडी का, एरिथ्रोसाइट, आरबीसी। उसमें एचएमपी शंट बहुत प्रोफाउंडली काम करता है। तो एनएडीपीएच की सिंथेसिस यहाँ पे होती है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रूल जो एनएडीपीएच होता है उसका ये होता है कि वो ग्लूटाथायोन को रिड्यूस स्टेट में रखता है। तो ग्लूटाथायोन को रिड्यूस स्टेट में रखेगा तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है, उसको स्कैवेंज करता है, उसके परऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोकता है, ठीक है। तो ग्लूटाथायोन, रिड्यूस ग्लूटाथायोन का वो फंक्शन है, ठीक है। दूसरा ये कि परऑक्सीडेशन रिएक्शन से आरबीसी की मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी खराब होती है, तो उसकी मेम्ब्रेन टूटने लग पड़ती है, तो उसको भी मेंटेन करता है। स्कैवेंजिंग एक्शन ऑफ परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड को रोक देगा, तो आरबीसी की मेम्ब्रेन जो है इंटैक्ट रहेगी, ठीक है। और ग्लूटाथायोन, रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन का काम क्या है? वो आयरन को फेरस स्टेट में रखता है, फेरिक स्टेट नहीं बनने देता। अब फेरिक स्टेट अगर बन गई तो उससे मिथ होगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो कि कई बार कंपटीशन में भी आ जाता है, जैसे इरिथ्रोसाइट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं उसके पास, तो इरिथ्रोसाइट्स में पहले होती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस में उसको एटीपी मिल जाते हैं, ठीक है। और जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलाइसिस में, बीच में एटीपी भी मिल जाते हैं, है ना। तो एटीपी ही, ग्लाइकोलाइसिस ही एक जो है पाथवे है एरिथ्रोसाइट्स को एनर्जी देने के लिए, ठीक है। क्योंकि उसमें टीसीए साइकिल नहीं होता, टीसीए साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो इसमें टीसीए साइकिल नहीं चलता, तो ग्लाइकोलाइसिस ही एक पाथवे है जिसमें एरिथ्रोसाइट्स को एनर्जी मिलती है, एटीपी मिलता है। और एचएमपी शंट में कहीं पे भी एटीपी ना तो यूटिलाइज होता है और ना ही फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें एनएडीपीएच और सीओ की सिंथेसिस होती है, ठीक है। और कुछ भी इसमें एटीपी ना यूटिलाइज होगा ना फॉर्म होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में जब G6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो वो एचएमपी शंट में जाता है, ठीक है। वो एचएमपी शंट में जाएगा। और एरिथ्रोसाइट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? ग्लाइकोलाइसिस, एचएमपी शंट से नहीं मिलती, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एचएमपी शंट से उसको एनएडीपीएच मिलेगा जो उसकी आरबीसी की इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखेगा और उसको उसमें अंदर जो ग्लूटाथायोन है उसको रिड्यूस करके रखेगा। तो रिड्यूस ग्लूटाथायोन जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसको स्कैवेंज करेगा, खत्म करेगा, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट एक्शन होगा वहाँ पे उसका। और भी एनएडीपीएच के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको हटा देता हूँ मैं। और इंपॉर्टेंट फंक्शन एनएडीपीएच के हैं, फैटी एसिड और स्टेरॉइड सिंथेसिस, ठीक है। जैसे टेस्टिस में, लिवर में, एडिपोज टिश्यू में, एड्रिनल ग्लैंड में, ठीक है। और सिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड्स, ठीक है। एनएडीपीएच देखोगे ना, बहुत सारे रिएक्शन में तुम्हें एनएडीपीएच लिखा हुआ दिखेगा ऊपर नीचे, है ना। तो एनएडीपीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अमीनो एसिड सिंथेसिस में भी होता है, जिसमें ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है ना, कुछ कुछ एक अमीनो एसिड्स को जो सिंथेसाइज करवाता है, ठीक है। उसमें और उसके बाद में एनएडीपीएच का जो रोल है वो ग्लूटाथाइन को ग्लूटाथाइन रिड्यूस स्टेट में रखता है, जैसे इसमें सल्फाइड्रल ग्रुप होता है, ठीक है। वैसे ग्लूटाथाइन ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो ग्लूटाथाइन में डाइसल्फाइड लिंकेज होता है ऑक्सीडाइज ग्लूटाथाइन में, उसको रिड्यूस करता है एनएडीपीएच।
ठीक है, इसको एक हाइड्रोजन दे देगा और ये रिड्यूस ग्लूटाथाइन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है NADPH का। उसके बाद में डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स, मतलब फॉरेन जो ड्रग्स वगैरह हैं उनकी भी जो है डिटॉक्सिफिकेशन कराता है, उसमें साइटोक्रोम P450 सिस्टम होता है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन का उसमें भी NADPH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा फैगोसाइटोसिस में भी आता है, आरबीसी की मेम्ब्रेन को इंटेग्रिटी प्रोवाइड करता है, आयरन को फेरस स्टेट में रखता है, Fe2 पॉजिटिव स्टेट में। ठीक है, और जैसे हमने TCA साइकिल में भी देखा था, जैसे हाँ इसके इंटरमीडिएट्स होते हैं जो, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, जैसे ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट, उससे सिस्टीन ग्लाइसिन बन सकती है। और ये TCA साइकिल में जो है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से एस्पार्टेट, एस्पेराजीन, थ्रीओनिन, ये सब बन सकते हैं। अल्फा बीटा ग्लूटारेट से ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, प्रोलीन वगैरह बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे, अब इसको हटा देते हैं। ठीक, और इसके बाद करेंगे साइकिल HMP शंट का, एकदम अच्छे से सर्च करेंगे ताकि उसमें कोई भी चीज़ भूले ना। ठीक है, कौन से एंजाइम्स होते हैं इंपॉर्टेंट। तो HMP शंट के 2 फेजेस होते हैं, पहला ऑक्सीडेटिव फेज होता है, दूसरा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होता है। तो उस हिसाब से चलेंगे, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, अभी साइकिल करेंगे, फिर उसके बाद में डिसऑर्डर्स देखेंगे, कुछ एंजाइम की डेफिशिएंसी से कौन सी जो डिजीजेस वगैरह हैं एसोसिएटेड होती हैं, उनके साइकिल के बाद में वो करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर साइकिल करते हैं। अभी हम देखेंगे HMP शंट। ठीक है, इतना तो पता लग गया कि ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, वैसे बहुत बॉडी के ऑलमोस्ट सारे सेल्स में परफॉर्म होता है HMP शंट, जो साइकिल चलता रहता है। पर मेनली ये जो है ज़्यादा एक्टिविटीज़ की दिखती है लिवर में, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड में, ठीक है, टेस्टिस में, एरिथ्रोसाइट्स में भी होता है, क्योंकि और कोई चारा नहीं वहाँ पे और ग्लूटाथाइन को रिड्यूस करने का ना। एरिथ्रोसाइट्स में भी होती है, टेस्टिस में, एड्रिनल में, जहाँ पे लाइपोजेनेसिस बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखी जाती है HMP शंट की। ठीक है, तो अभी इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इससे होता है HMP शंट से हमें 2 चीज़ें मिलती हैं मेन, जो इंपॉर्टेंट है। एक मिलता है पेंटोज शुगर्स, ठीक है, और एक मिलता है NADPH। ठीक है, NADH मत बोल देना, NADPH है। ठीक है, तो पेंटोज शुगर से हम न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, तो न्यूक्लियोटाइड्स तो हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं DNA का। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस हो सकती है। अब इसको मैं हटा देता हूँ। NADPH के हमने इंपॉर्टेंट रूल सारे देख लिए, और मुझे जितने भी थे, जितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर सारे करने जरूरी नहीं है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पेपर में लिखने आते हैं वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो HMP शंट के 2 फेजेस होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेटिव फेज, एक होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमने बनाना होता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट। ये राइबोस नहीं है, ध्यान से। ठीक है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, ये बनाना है हमें। ठीक है, तो इसमें जो पहला स्टेप होता है बनाने का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें जो एंजाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 स्टेप्स हैं, 3 एंजाइम है इसमें। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेप्स, 3 एंजाइम्स। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉन ऑक्सीडेटिव को बाद में देखते हैं हम। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। अब इसका देखते हैं ऑक्सीडेटिव स्टेप। मान लो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हो रही है। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमने ग्लाइकोलाइसिस से ले लिया, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इससे हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ले लिया, इसको हम मिटा के G6P लिख देता हूँ। ठीक है, समझ जाना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। ठीक है, अब पहला एंजाइम जो है इस पर एक्ट करेगा वो होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो ये डीहाइड्रोजिनेस ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा NADPH की सिंथेसिस, NADPH, प्रिकर्सर क्या होगा NADP। ठीक है, NADP से क्या बन गया NADPH बन गया। ठीक है, तो अब जब ये ऑक्सीडाइज हो गया है, ऑक्सीडेटिव स्टेप है हाँ, तो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर ये क्या बनाएगा 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। ठीक है, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। ठीक है, बन गया 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, थोड़ा
लंबा नाम है पर याद रखो कोई नहीं, ठीक है। अगला स्टेप है, ठीक है, ये पहला स्टेप, ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, ठीक है। ये ठीक है, ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिशिएंसी से डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। उस डिसऑर्डर को, डिसीज को हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। पर ये फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, G6PD-H, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन, अगर पता है तो कमेंट डाउन में, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, जाके। तो अभी देखते हैं 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन को आगे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे हम इसके, ठीक है, वाटर डालेंगे। तो इसमें क्या होगा, 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन हाइड्रोलिस, ऐसे लिख देता हूँ, हाइड्रोलिस लिख देता हूँ, ठीक है, समझ लो, हाइड्रोलिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस होगी, वाटर डाल दिया, पानी डालेंगे इसमें, तो इसमें क्या होगा, लैक्टोन उड़ जाएगा, ये समझ लो, ठीक है। लैक्टोन उड़ गया तो क्या बचा, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट, क्या बनेगा, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट, ठीक है, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट। अब आखिरी स्टेप रह गया, ठीक है, आखिरी स्टेप भी ऑक्सीडेटिव है, हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रही आखिरी स्टेप में, सेकंड में हाइड्रोलाइसिस, फर्स्ट में ऑक्सीडेशन, इसमें भी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन होगी तो NADPH भी बनेगा, ठीक है। NADP से NADPH बना देते हैं, ठीक है, NADPH, ठीक है, खराब सा लिख रहा हूँ, समझ जाओ, NADPH, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड स्टेप में NADPH की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। एंजाइम कौन सा है, 6-फॉस्फो, इसी को लिख के आगे डिहाइड्रोजनेस लगा दो, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। समझ जाओ, अभी मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिए, पर ये 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। तो आगे बनेगा क्या, आखिरी स्टेप है, हमें पहले ही पता था, हमने ऑक्सीडेटिव स्टेप में क्या बनाना है, हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से राइबोलोस 5 फॉस्फेट, राइबोलोस 5 फॉस्फेट, ये हमारा बन गया राइबोलोस 5 फॉस्फेट, यही चाहिए था, इतना ऑक्सीडेटिव स्टेप है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है, ये आखिरी स्टेप में यहाँ पे CO2 भी रिलीज होती है, ये मैं CO2 निकाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक CO2, अगर मैंने यहाँ पे एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिया है, ठीक है, अगर एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिया है तो यहाँ पे 5 कार्बन आ रहा है, ये 6 कार्बन का होता है, ठीक है, ग्लूकोज, यहाँ पे राइबोलोस 5 फॉस्फेट, ये 5 कार्बन का है, तो एक कार्बन का लॉस हुआ यहाँ पे, CO2 निकल गई, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में NADPH बन रहा है, थर्ड स्टेप में NADPH बन रहा है, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस हो रही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप रेट लिमिटिंग स्टेप है, ठीक है। इसको याद रखने का क्या मतलब, कोई तरीका है, ऐसे याद रख लो, GPPR, कैसे याद रखेंगे, GPPR, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन, ठीक है, और ये 6-फॉस्फोग्लूकोनेट, और ये राइबोलोस 5 फॉस्फेट, ऐसे याद रख लो, ठीक है। वैसे ऐसे बार बार वीडियो देखोगे, एक दो बार देख लोगे तो ऐसे याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप पे, ठीक है। नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप में क्या होगा, ये राइबोलोस 5 फॉस्फेट से हम और मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, देखो NADPH तो हमें यहीं पे मिल गया, एक पेंटोज शुगर हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। पर जो अगला स्टेप है नॉन ऑक्सीडेटिव, वहाँ पे हमें राइबोस 5 फॉस्फेट में लेना है, ठीक है, इससे हम बनाएंगे राइबोस 5 फॉस्फेट, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके जो मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को भी फिर वापस भेजना है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के लिए, सारे तो हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं यूज़ कर सकते, उसको वापस भेजना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप, इसको मिटा देता हूँ मैं। HMP शंट का सेकंड फेज है हमारा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, ठीक है। इसमें मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होगी, इसमें ट्रांसकीटोलेस और ट्रांसल्डोलेस एक्टिविटी होगी, ठीक है। मतलब कुछ ग्रुप्स, कार्बन के कुछ एटम्स को हम इधर भेज देंगे, उधर भेज देंगे, ठीक है। तो इसमें मेन तो ये है कि रीजनरेशन होगी, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की, और फिर वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें राइबोस 5 फॉस्फेट भी बनना है। लास्ट ऑक्सीडेटिव स्टेप में देखा था हमारे पास क्या बना था, राइबोलोस 5 फॉस्फेट, ठीक है, राइबोलोस 5 फॉस्फेट बन गया था हमारे पास। अब उस राइबोलोस 5 फॉस्फेट को हम आइसोमराइज कराएंगे, एपिमराइज कराएंगे, ठीक है, कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो इसका एपिमर होता है एक, अगर मैं इस पे एपिमरेज एंजाइम की एक्टिविटी कराऊँ, एपिमरेज, तो इसका एपिमर का नाम क्या है, इसका एपिमर होता है जाइलोलोस 5 फॉस्फेट, जाइलोलोस 5 फॉस्फेट, मतलब इस पे एपिमरेज एक्टिविटी करवाएंगे तो क्या बनेगा, जाइलोलोस 5 फॉस्फेट, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसका आइसोमरेज एक्टिविटी कराऊंगा तो इस पर आइसोमरेज एंजाइम लगाऊँ, आइसोमरेज, तो इसका आइसोमर कौन सा है, इसका आइसोमर होता है राइबोस 5 फॉस्फेट,
राइबोस 5 फॉस्फेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये राइबोलोस 5 फॉस्फेट है और ये राइबोस 5 फॉस्फेट है। इस राइबोस 5 फॉस्फेट का भी हम न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जाइलोलोस 5 फॉस्फेट ये जो है 5 कार्बन का है, ये भी 5 कार्बन का है। ठीक है, ये भी 5 कार्बन का है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जाइलोलोस 5 फॉस्फेट राइबोस 5 फॉस्फेट को, ठीक है, दो कार्बन दे देगा आपने। ठीक है, तो इसको हम रिएक्ट करवाते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम होगा ट्रांसकीटोलेज। ठीक है, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम डाला। ठीक है, तो इसने क्या किया, जाइलोलोस 5 फॉस्फेट ने दो कार्बन मान लो उसको दे दिया राइबोस 5 फॉस्फेट को। इसके पास कितने बचे, 3। इसके पास कितने होंगे, 7। तो 7 से एक कंपाउंड बनेगा सीडोहेप्टोलेज 7 फॉस्फेट। ठीक है, तो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। जितने कार्बन एटम्स लास्ट एटम पे फॉस्फेट लगा हुआ। ठीक है, फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट, फिफ्थ कार्बन पे, फिफ्थ कार्बन पे। ठीक है, 7 कार्बन का एक कंपाउंड बना। ठीक है, 7 पे फॉस्फेट। ठीक है, अब जाइलोलोस ने उसको दो कार्बन दे दिए, इसके पास कितने बचे, 3 कार्बन। कौन सा कंपाउंड बनेगा, 3 कार्बन। कार्बन कंपाउंड कौन सा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, अब ये फिर रिएक्ट करेंगे आपस में। ठीक है, अब की बार एंजाइम होगा ट्रांसएल्डोलेज। अरेंजमेंट ऐसा है, मेरा पहुंचना मुश्किल हो रहा है वहां तक। ठीक है, तो मैं एक बार बना देता हूँ ये, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो 1 मिनट रुको, मैं इसको बना देता हूँ एक बार। ठीक है, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप लिख दिया है। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्टिंग में ऑक्सीडेटिव स्टेप से हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनाया था, राइबोलोस 5 फॉस्फेट। उस राइबोलोस 5 फॉस्फेट को हमने नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप में भेजा। ठीक है, नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप में उस पर एपिमरेज एक्ट करेगा तो क्या बनेगा, जाइलोलोस 5 फॉस्फेट। एपिमर है राइबोलोस 5 फॉस्फेट का। ठीक है, जाइलोलोस 5 फॉस्फेट 5 कार्बन का है। ठीक है, आइसोमरेज की एक्टिविटी से क्या बना, राइबोस 5 फॉस्फेट। आइसोमर है राइबोलोस 5 फॉस्फेट का। ठीक है, अब ये जाइलोलोस 5 फॉस्फेट और राइबोस 5 फॉस्फेट आपस में रिएक्ट करते हैं, और किसकी प्रेजेंस में, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की एक्टिविटी। ठीक है, और इसकी एक्टिविटी कोएंजाइम है इसका टीपीपी। ठीक है, थायमिन पायरोफॉस्फेट कहते हैं इसको। ठीक है, तो जाइलोलोस 5 कार्बन, ये भी 5 कार्बन, इसने अपने 2 कार्बन राइबोस 5 फॉस्फेट को दिए। ठीक है, तो इसके पास 5 कार्बन का ये पहले था, इससे 2 कार्बन लेके क्या बना, 7 कार्बन का। 7 कार्बन का कंपाउंड होता है सीडोहेप्टुलोस, हेप्टो 5 7। ठीक है, तो सीडोहेप्टुलोस 7 फॉस्फेट। ठीक है, और जाइलोलोस 5 फॉस्फेट के पास अपने पास कितने कार्बन बचे, 2 उसको दे दिए, 3 बचे। ठीक है, तो 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, जितने कार्बन लास्ट कार्बन पे फॉस्फेट लगा होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, सीडोहेप्टुलोस 7 फॉस्फेट, जाइलोलोस 5 फॉस्फेट, राइबोस वगैरह है ना। ठीक है, अब सीडोहेप्टुलोस 7 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसएल्डोलेज। ठीक है, तो अब ये जो सीडोहेप्टुलोस है इसके पास 7 कार्बन है, ये अपने 3 कार्बन दे देगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को। ठीक है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 3 कार्बन और मिले तो 6 कार्बन का बन गया। 6 कार्बन का कंपाउंड बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप का जो मेन टारगेट है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना है। ठीक है, आइडियल रिएक्शन देखें हम तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 12 NADP प्लस 6 वाटर डालेंगे जब हम HMP में, तो हमारे पास 5 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनने चाहिए, 12 NADPH बनने चाहिए, 6 CO2 आना, प्रोटॉन्स भी निकलने चाहिए। ठीक है, तो NADPH तो हमारे बन रहे थे, यहाँ पे बन गए थे। फर्स्ट स्टेप में NADPH बन गया था और थर्ड स्टेप में NADPH बन गया था। ठीक है, अब वो हम कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा मैं 12 NADPH कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाने हैं अब हमने राइबोलोस 5 फॉस्फेट से। ठीक है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, सीडोहेप्टुलोस ने अपने 3 कार्बन इसको दिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को, 336, ये क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब इसके पास कितने बचे, 4 कार्बन का एक शुगर होता है उसको कहते हैं रिथ्रोस 4 फॉस्फेट, तो ये क्या बन गया, रिथ्रोस 4 फॉस्फेट। अब इसके पास है ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, ये 6 कार्बन। ठीक है, ये 7 और 3। ठीक है, ये 5 कार्बन और 5। अब जो ये रिथ्रोस 4 फॉस्फेट है ये जाइलोलोस 5 फॉस्फेट से रिएक्ट करता है। ठीक है, जाइलोलोस 5 फॉस्फेट से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ टीपीपी। ठीक है, टीपीपी की प्रेजेंस में रिएक्ट किया, ट्रांसक्रिप्टोलेज एक्टिविटी होगी फिर से। ठीक है,
तो ट्रांसकीटोलेस एक्टिविटी होगी ज़ैलूलोज 5-फॉस्फेट अपने 2 कार्बन इसको देगा, ठीक है। 4 2 6 हो जाएंगे था ना, एंड में तो हमें फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनाना है, तो 2 कार्बन इसको दिए, ठीक है। तो इरेथ्रोज कितने बन गया 6 कार्बन का, इसमें आ दिया फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे एक फ्रक्टोज और 6-फॉस्फेट और बन गया, ठीक है। तो अब इसके पास कितने बचे ज़ैलूलोज 5-फॉस्फेट के पास 3 कार्बन बचे, तो 3 कार्बन से क्या बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ठीक है। अब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस में जाके क्या बना देगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। पर अभी देखो हमने एक मॉलिक्यूल लिया है, एक मॉलिक्यूल से सारे रिएक्शंस पॉसिबल हैं नहीं, ठीक है। तो हमें 6 देखो यहाँ पे आइडियल रिएक्शन कहता है 6 ग्लूकोज 6-फॉस्फेट लेने हैं, 12 NADP लेने हैं, 6 वाटर लेने हैं, 5 फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बनने चाहिए, 12 NADPH बनने चाहिए, 6 CO2 बनने चाहिए, ठीक है। तो हमें ये लेके आना है, तो यहाँ पे हम पहले वो मॉलिक्यूल्स के नंबर डाल देंगे, ठीक है। तो 6 में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ले रहा हूँ, ठीक है। 6 ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ले लिया, ये मैंने ले लिया 6 ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ठीक है। तो 6 ही फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन बनेंगे, ठीक है, और 6 ही फॉस्फोग्लूकोनेट बनेंगे। पर यहाँ पे जो राइबोलोज 5-फॉस्फेट है, हाँ ये भी 6 ही बनेंगे, ठीक है। बस फर्क ये है कि 5 कार्बन का हो गया अब, ठीक है। एक CO2 यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। अगर ये एक होता तो एक CO2 निकलती, अब 6 ग्लूकोज 6-फॉस्फेट नहीं है, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे CO2 के 6 CO2। यहाँ पे NADPH बन रहे थे, एक ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से एक NADPH बन रहा था, तो अब कितने बनेंगे यहाँ पे 6 NADPH, ठीक है। यहाँ पे भी 6 NADPH बनेंगे, 6 NADPH, ठीक है। 6 यहाँ पे बने, 6 यहाँ पे बने, टोटल NADPH हमारे पास कितने होंगे 12 NADPH। तो ये तो हमने कर दिया, ठीक है, कंप्लीट कि 6 NADPH बना दिए, ठीक है। और यहाँ पे 6 वाटर भी डाल दिए, 6 वाटर डाल दिए मैंने, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठ के है ना करना मेरे यहाँ पे, तो तुम्हें समझ आता जाएगा, ठीक है। तो अब कितने हमारे पास 6 राइबोलोज 5-फॉस्फेट बन गए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6, ठीक है। और ये 5 कार्बन का है, 5 कार्बन, ठीक है। 6 5 और 30 कार्बन, आगे हम बैलेंस करते जाएंगे, ठीक है। अब ये राइबोलोज 5-फॉस्फेट के जो 6 ये हैं, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए क्या करना है यहाँ पे 4 ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट बनाएगा और 2 राइबोज 5-फॉस्फेट बना देगा, ठीक है। अब इसके 4 मॉलिक्यूल में से 2 मॉलिक्यूल आगे इस रिएक्शन में जाएंगे और 2 यहाँ पे रहेंगे, ताकि वो एंड में इरेथ्रोज 4-फॉस्फेट के साथ रिएक्ट कर सकें। तो इसमें 2+2 लिख देता हूँ, ठीक है। तुमने बुक्स में देखा होगा 2+2 लिखा होता है, पर समझ में नहीं आता कई बार क्यों लिखा है 2+2, ठीक है। तो यहाँ पे 2+2 2+2 मतलब ये जो 2 ज़ाइलोलोज के मॉलिक्यूल हैं ये इस रिएक्शन में जाएंगे, ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट के वो इस रिएक्शन में जाएंगे एंड में, ठीक है। इतना समझ में आ गया ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट का। अब कार्बन बैलेंस करते हैं, ये 4 है मान लो मॉलिक्यूल ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट के, 5 कार्बन 4 5 सा 5 कार्बन का है, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल्स 4 5 सा 20, ठीक है। 20 यहाँ पे, ये भी 5 कार्बन कंपाउंड है, 2 5 सा 10, तो 10 + 20 30, यहाँ पे 6 5 30 30 30 बैलेंस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इन 2 मॉलिक्यूल्स ने अपने 2 कार्बन एक कार्बन मतलब इसको दे दिया, सॉरी 2 कार्बन दे दिए राइबोज 5-फॉस्फेट को, ठीक है। तो ये सूडोएप्टिलोज 7-फॉस्फेट बन गया, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, कितने बनेंगे 2, ठीक है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के भी कितने बनेंगे 2, ठीक है। तो 2 7 सा 14 और 2 3 सा 6, ठीक है। 14 6 20, अब यहाँ पे 2 5 सा 10, ठीक है। और ये 2 5 सा 10 10 10 20, और जो 10 मॉलिक्यूल 10 कार्बन बचे वो यहाँ पे 2 ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे 20 बैलेंस हो गए इसकी तरह, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट 2 5 सा 10, 2 राइबोज 5-फॉस्फेट 2 5 सा 10, ठीक है। यहाँ पे भी 2 7 सा 14, 2 3 सा 6 14 + 6 20, ठीक है। अगले रिएक्शन में चलते हैं। यहाँ पे सीडेप्टिलोज ने 3 कार्बन दिए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को, क्या बना फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। इरेथ्रोज 4-फॉस्फेट, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। ये बना दिए, अब बैलेंस करके देख लो, ठीक है। 2 6 सा 12, 2 4 सा 8, 12 + 8 20, ठीक है। ये बैलेंस हो गया, जितने यहाँ पे हमने रिएक्शन में डाले थे उतने कार्बन यहाँ पे बन गए। अब जो 2 ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट हमने यहाँ पे रख लिए थे ताकि वो आगे रिएक्ट करवा सकें इरेथ्रोज 4-फॉस्फेट के साथ, वो अभी इसके साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ टीपी, ट्रांसकीटोलेस एक्टिविटी होगी यहाँ पे भी, ठीक है। तो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बना, देखो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट 2 यहाँ पे बन गए थे, ठीक है। अब 2 यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। ये 2 फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बना दिए हमने, क्योंकि जो 2 ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट थे उन्होंने अपने 2 कार्बन इरेथ्रोज 4-फॉस्फेट को दिए, तो वो 2 फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट बन गए, ठीक है। तो 2 2 4, एक अकेला रह गया हमारे पास फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, एक और चाहिए क्योंकि 5 बनाने हैं, ठीक है। 5 बनाने हैं ना,
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो एक और मॉलिक्यूल बना था यहाँ से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो सॉरी ये दो मॉलिक्यूल बनेंगे क्योंकि दो ज़ैलोडोज 5 फॉस्फेट थे ना यहाँ पे। एक ज़ैलोडोज फॉस्फेट ने एक रिथ्रोस 4 फॉस्फेट को 2 कार्बन दिए, दोनों ने 4 कार्बन दिया ना, तो उसके पास खुद के पास 3 कार्बन बचे, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल बचे 3 कार्बन के ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो अब ये 2 मॉलिक्यूल बचे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, ठीक है। तो अब ये 2 मॉलिक्यूल्स आपस में मतलब एल्डोलेस एक्टिविटी होगी ग्लाइकोलाइसिस में भी, ठीक है, होती है। ग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट बनता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस देखना एक बार जाके, ठीक है। तो इसमें रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस में ये फिर से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है, कि 2 3 6 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बन गया। तो हमारे पास 2 + 2 4 + 1 5 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गए। 6 CO2 भी हमने रिलीज करवा दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है। अगर निमोनिक पूछो तो मतलब इसमें निमोनिक बनाना ऐसे मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर सीक्वेंशियली याद रखोगे ना कि इसने इसको कितने कार्बन दिए है ना, एंड प्रोडक्ट हमें फ्रक्टोज बनाना है इसमें, देखो, ठीक है। तो इसमें राइबोस 5 फॉस्फेट तो यहीं पे बन रहा है, ठीक है। तो इससे एक बात और इम्पॉर्टेंट पता लगती है कि सारे स्टेप्स जरूरी नहीं है राइबोस 5 फॉस्फेट बनाने के लिए, क्योंकि राइबोस 5 फॉस्फेट चाहिए हमें डीएनए सिंथेसिस के लिए, आरएनए सिंथेसिस के लिए, न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए, है ना। तो सारे स्टेप्स जरूरी नहीं है, यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है, राइबोस 5 फॉस्फेट का हम यूज कर सकते हैं ना। तो ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। इस ज़ाइलोडोज बना दो फिर राइबोस बना दो, है ना। इसका एपिमर इसका आइसोमर, ठीक है। अब इसको इसने 2 कार्बन दे दिए तो ये 7 कार्बन का बन गया। इसके पास कितने बचे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब 7 ने इसको 3 दे दिए तो क्या बनेगा फ्रक्टोज 6 कार्बन का, ठीक है। इसके पास कितने बचे 4। इसकी आपस में एक्टिविटी कराओ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाओ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाओ, तो ठीक है। जब इसको बार बार देखोगे समझोगे इस चीज़ को, है ना, जिस तरीके से मैंने बताया तो उस तरीके से करोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इसके हम डिसऑर्डर्स देखेंगे। मेन तो ये फर्स्ट स्टेप जो रीडिटर्मिनिंग स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। G6PD-H जो एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, G6PD-H, ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम डिसऑर्डर्स करेंगे इसके, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। वहाँ पे समझा दूँगा थोड़ा बहुत जितना हो सका, ठीक है। नहीं तो फिर से वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं डिसऑर्डर्स पे चलता हूँ। तो HMP शंट के डिसऑर्डर्स को देखते हैं, ठीक है। तो HMP शंट में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑक्सीडेटिव फेज का जो फर्स्ट स्टेप उसमें जो एंजाइम है G6PD-H ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है। तो इसको जो एक जीन है वो एनकोड करता है, ठीक है। एक जीन है एनकोड करता है इस एंजाइम को, ठीक है। प्रोटीन एंजाइम होता है, ठीक है। तो जीन जो है वो G6PD-H को एनकोड करता है। मान लो कोई म्यूटेशन आ जाए, ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन आई कोई, ठीक है, और वो जो जीन है डिफेक्टिव हो गया या फिर डिलीट हो गया वो जीन, ठीक है। तो G6PD-H या तो कम होगा या फिर होगा ही नहीं, या डिफेक्टिव होगा, ठीक है, होगा भी तो, ठीक है। तो अगर G6PD-H की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, तो NADPH नहीं बनेंगे, ठीक है। और अगर NADPH नहीं बने, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे जो ग्लूटाथायोन है वो रिड्यूस स्टेट में नहीं रहेगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। अब जो ग्लूटाथायोन का ऑक्सीडाइज स्टेट में है तो ऑक्सीडाइज स्टेट में वो ना तो आरबीसी की मेम्ब्रेन को इंटीग्रिटी प्रोवाइड कर सकता है, आरबीसी की मेम्ब्रेन टूट जाएगी, ठीक है, डिस्ट्रक्शन होने लग पड़ेगी आरबीसी की, ठीक है। और भी एक इंपॉर्टेंट काम होता है रिड्यूस ग्लूटाथायोन को कि वो आयरन को फेरस स्टेट में रखता है, तो ये Fe2 पॉजिटिव स्टेट में भी नहीं रख पाएगा आयरन को, ठीक है। जिससे क्या होगा Fe3 पॉजिटिव फेरिक स्टेट हो जाएगी, ठीक है। इससे मेथ हीमोग्लोबिन हो जाएगा, मेथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब होता क्या है कि वैसे तो G6PD-H डेफिशिएंसी जो है वो पता नहीं लगती, मतलब एसिम्प्टोमेटिक होते हैं पेशेंट इसमें, एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है, इतना पता नहीं लगता। पर होता क्या है कि जब हम कुछ ऑक्सीडेटिव ड्रग्स देते हैं, जैसे मान लो किसी को एंटीपायरेटिक्स दे दी, ठीक है, एंटीपायरेटिक दे दी, या जैसे कुछ ड्रग्स होती है प्राइमाक्विन, जैसे प्राइमाक्विन, सल्फ मेथैक्साजोल, ये ऑक्सीडेटिव ड्रग्स होती हैं, ठीक है। ये ऑक्सीडेटिव ड्रग्स क्या करती हैं,
ये इसे ऑक्सीडाइज करा देती हैं और एचएमपी शंट को ये रोक देती हैं, ठीक है। तो इसमें एचएमपी शंट में एनएडीपीएच जो है, पहली बात तो G6PDH की डेफिशिएंसी एचएमपी शंट में एनएडीपीएच बन ही नहीं रहा। अगर इन पे बन भी रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, एनएडीपीएच। उससे क्या होगा, ग्लूटाथायोन रिड्यूस स्टेट में नहीं रहेगा, आरबीसी में रप्चर होंगे, ठीक है, आयरन जो है हीमोग्लोबिन बन जाएगा, ठीक है। तो आरबीसी की जो है डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होने लग पड़ेगी, इंक्रीज्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आरबीसी जब टूटते हैं तो आरबीसी के मेटाबॉलिज्म में कभी पढ़ना, ठीक है, वहाँ पे बिलिरुबिन वगैरह बनने लग पड़ता है, ठीक है, बिलिरुबिन बिलिरुबिन ये सब कुछ बनता है, ठीक है। तो अगर बाइल जो है एक्युमुलेट हो जाए, ठीक है, बिलिरुबिन वगैरह एक्युमुलेट हो जाए, होने लग पड़ जाए बिलिरुबिन वगैरह अगर एक्युमुलेट हो गए बॉडी में, तो वो क्या करेंगे, जॉन्डिस। और ऐसा जॉन्डिस जो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन से हो रहा हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, हीमोलिटिक जॉन्डिस, हीमोलिटिक जॉन्डिस, ठीक है, हीमोलिटिक जॉन्डिस। तो G6PDH डेफिशिएंसी जो है वो बहुत मतलब देखा जाता है कि इससे हीमोलिटिक जॉन्डिस, जब हम एंटीबायोटिक्स प्राइमाक्विन देते हैं, मलेरिया के पेशेंट को दे दिया मान लो ना, तो उसमें तो पहले ही एक तो आरबीसी वगैरह जो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ देखी गई है कि जो मतलब अफ्रीकन पॉपुलेशन है ना, उसमें एक तरह से ना देखा जाता है कि G6PDH की डेफिशिएंसी से जो है उनको क्या कहते हैं, एचएमपी, इसकी डेफिशिएंसी से उनको एक तरह से ना इम्यूनिटी मिल जाती है मलेरिया के लिए। इम्यूनिटी ऐसे कि जो पैरासाइट्स होते हैं मलेरिया के, ठीक है, उसमें क्या होता है, उनको एचएमपी शंट बहुत ज़रूरी होता है पैरासाइट्स को, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। एनर्जी एनर्जी उनको एचएमपी शंट से ही मिलती है। तो अब मान लो किसी में G6PDH है ही नहीं, एनएडीपीएच बन ही नहीं रहा, तो पैरासाइट्स क्या है, मलेरिया के सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब पैरासाइट सर्वाइव नहीं करेंगे तो उनको मलेरिया नहीं होगा, ठीक है। और अगर कहीं पे थोड़ा बहुत हो भी रहा है, कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं थोड़े बहुत, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो क्या होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये G6PDH डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। एक और होती है वर्निकेस कोर्साकॉफ सिंड्रोम होती है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं अभी, इसको मैं डालता हूँ। अब ये जो G6PD डेफिशिएंसी थी म्यूटेटेड जीन की वजह से, G6PDH डेफिशिएंसी, ये एक्स लिंक्ड होती है, ठीक है, ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है, और ज़्यादातर मेल्स में ही दिखता है, ठीक है। तो मेल्स अफेक्टेड होते हैं इसमें, मेल्स अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अब अगले पे आते हैं, ठीक है, जो मैंने दूसरी डिजीज बतानी थी, ये वर्निकेस कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। तो वर्निकेस कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। अभी सिंड्रोम है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो पेशेंट होगा, जो अफेक्टेड पेशेंट होगा, उसमें बहुत सारी डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं अच्छे से, ठीक है। अब एक तो एनएडीपीएच बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि G6PD की वजह से एनएडीपीएच बन रहे थे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक टीपीपी हमने देखा था ना, नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप में ये यूटिलाइज हो रहा था। नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप में टीपीपी का काम क्या था, ट्रांसकीटोलेस एक्टिविटी, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में था, ठीक है। टीपीपी से क्या होती है, ट्रांसकीटोलेस एक्टिविटी, ट्रांसकीटोलेस एक्टिविटी, ठीक है। टीपीपी में थाइमिन होता है, क्या होता है, थाइमिन। मान लो किसी तरह से ना किसी का थाइमिन की डेफिशिएंसी होगी, मान लो डेफिशिएंसी होगी तो ट्रांसकीटोलेस एक्टिविटी नहीं होगी। ट्रांसकीटोलेस एक्टिविटी नहीं होगी तो जो आगे वो क्या कहते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो एचएमपी शंट है वो काम नहीं कर पाएगा। अब वो काम नहीं करेगा तो उसके कुछ इफेक्ट्स आएंगे, है ना, डिफेक्ट्स देखेंगे सिंड्रोम में, है ना, बहुत सारे डिफेक्ट्स होंगे। तो डिफेक्ट्स में ऑप्थैल्मोप्लेजिया होता है, ऑप्थैल्मोप्लेजिया, ठीक है, ऑप्थैल्मोप्लेजिया होता है। मेमोरी लॉस भी देखा जाता है उसमें, मेमोरी लॉस, ठीक है। और उसमें अटैक्सिया, मतलब गेट कंट्रोल करने में अटैक्सिया होता है, खड़े नहीं रह पाते, गिरते रहते हैं, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और कुछ साइकोटिक सिम्टम्स भी होते हैं। तो मेन तो ये ऑप्थैल्मोप्लेजिया, मेमोरी लॉस, अटैक्सिया, ये सब, ठीक है, ये देखने को मिलते हैं। ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। मेनली अल्कोहलिक्स में देखने को मिलता है, जैसे अल्कोहलिक्स मतलब थायमिन की एब्जॉर्प्शन वगैरह खत्म हो जाती है बिल्कुल, तो उसमें वर्निकेस कोर्साकॉफ सिंड्रोम से की, तो उसमें अल्कोहलिक्स तुम्हें याद रखना चाहिए, ठीक है। टीपीपी में थायमिन होता है, ट्रांसकीटोलेस एक्टिविटी नहीं होती है ना, नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में टीपीपी ट्रांसकीटोलेस एक्टिविटी होती है।
इसमें सिंड्रोम में क्या-क्या चीज़ें देखना, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, मेमोरी लॉस, अटैक्सिया, से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतने ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, समझ में आया कुछ, तो लाइक शेयर करो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ठीक है भाई।